हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे एक्सीलेंट डेस्क वर्क के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन तीसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आई होप आपने दूसरा मॉडल पेपर देख लिया होगा, वो आपको अच्छे से करवाया गया है। शुरू से लेके एंड तक एक ही क्लास में अपन पूरा मॉडल पेपर कर लेते हैं। इस प्रकार से मॉडल पेपर करने से ये एक्सीलेंट डेस्क वर्क अपन सबसे पहले कर रहे हैं। इसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो संजीव की भी और कंप्लीट कर लेंगे। यानी लगभग बच्चों के पास में संजीव है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आप पूरा मॉडल पेपर अगर तैयार करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो कम से कम आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 1-1.25 घंटे में पूरा मॉडल पेपर हो जाता है। टाइम की बचत होती है और आज के टाइम में समय बचाना बहुत ही आवश्यक है। यानी एग्जाम के लिए आपका टाइम कम ही बचा है। अब आपको अच्छे से रीड करना है, तो ज़्यादा जितना हो सकते हैं उतना मैटर पहले ही तैयार करके रखें। तो आज की क्लास में अपन तीसरा मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा, एक क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको बोला गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सन 1931, सन 1929 में, सन 1921 में, सन 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था सन 1928 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सन 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां पे हुआ था। कलकत्ता में, लाहौर में, मद्रास में और जयपुर में। तो बताइएगा कहां पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में हुआ था। सन 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या कहलाते हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए, यानी गिरिमिटिया कहलाते हैं। ठीक है। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। जयपुर, जमशेदपुर, कलकत्ता, बोकारो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे में शे, कलकत्ता में। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, राजा राम मोहन राय ने। तो पांचवें में आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बताइए। राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और समता पार्टी है। इसमें से 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। छठे में भारतीय जनता पार्टी, यानी ये इसको अगर शॉर्ट में अपन कहें तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजतिलक दल का कार्य है। निम्नलिखित में से नीतिक दल का कार्य है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या है। दल चुनाव लड़ते रहना, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, उपयुक्त सभी। तो आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें चारों के चारों जो तीनों ऑप्शन है पहले वाले वो सही हैं। 8 नंबर का बताना है आपको, वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है। कौन है बताइए। 8 नंबर का सूचना का अधिकार है, वो वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन। एक मारक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। खाद्य पदार्थ के लिए है, उत्पादित मशीन है, स्वर्ण और चांदी, ये सभी। एक मार्क का निशान आपने देखा होगा, एक हरे रंग का एक मार्क का निशान आता है किसी वस्तु पे। जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए, खाद्य पदार्थ पे। जैसे आपके पास में घी का डब्बा आता होगा, आपने कभी घी का डब्बा खरीदा होगा। इस पे क्या है, एक हरे रंग का इस प्रकार से, ये तो मैं रेड बना रहा हूँ, लेकिन हरे रंग का इस प्रकार से एक गोल गोल, और इसके ऊपर क्या है इस प्रकार से चोरस डब्बा होता है, एक खाना बना होता है। इस पे क्या है, हरे रंग का वो होता है, एक मार्क का निशान बोलते हैं उसको। वो क्या किस पे आता है, खाद्य पदार्थों पे ही आता है।
10 नंबर, बैंकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक जमा राशि को तो लोगों की कर्जे संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो बैंक है, बैंकों के अंदर जो जमा राशि है ना, उस राशि को लोगों के कर्जे संबंधी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। 11 नंबर का राइट आंसर, 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम परगल, एल्यूमिनियम परगलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट उद्योग खालिस्तान में चेन्नई में स्थापित हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे सन बताना है कब हुआ था। चेन्नई में तो हुआ था, एक आपको आंसर तो यहाँ से मिल गया है। एक प्रश्न यहाँ से बने कि भारत में सबसे पहला या पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ, तो चेन्नई में हुआ था। हुआ कब? 1904 में। ये हो जाएगा आपके पास में राइट आंसर, 1904 में हुआ था। 1890 ईस्वी में अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी, तो उस बीमारी का नाम है रिडर पेस्ट। कौन सी है? रिडर पेस्ट। ये बीमारी थी जो 1890 ईस्वी में फैल गई थी। इसके बाद में खालिस्तान पर आधारित विभाजन भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। जाति क्या आती है? जाति पर आधारित या जाति विभाजन, ये सबसे ज्यादा क्या भारत में ही है, बाकी देशों में नहीं है। जाति पर आधारित विभाजन भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में है 4 नंबर, 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात खालिस्तान कहलाता है। 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात खालिस्तान कहलाता है। साक्षरता दर क्या कहलाता है? साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में खालिस्तान का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। मुद्रा, यहां पे क्या आएगा? बीच में मुद्रा आएगा खालिस्तान में, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। 6 नंबर है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध खालिस्तान का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध खालिस्तान का अधिकार है, ये आपको बताना है। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति निवारण। इसमें हो जाएगा क्षतिपूर्ति निवारण, यानी उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित हुई? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा आर्थिक मंदी का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आ जाता है आपके पास में तीसरा क्वेश्चन, आदि औद्योगिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? आदि औद्योगिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहां से इसका राइट आंसर आप पढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे कि आदि औद्योगिक व्यवस्था पर सौदागरों का नियंत्रण था और वस्तुओं का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। ये उसकी विशेषताएं थी। इसके बाद में अपन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है इसमें, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताओ। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम हो जाएगा आपके पास में जूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टांका क्या है? टांका क्या है इसका मीन्स आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, राजस्थान में घरों में पानी के पीने के लिए वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान की तरफ वहाँ पे जो वर्षा का जल इकट्ठा करके पीते हैं लोग, उसको क्या बोला जाता है? जो गड्ढा खोदा जाता है जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे स्थानीय भाषा में टांका कहा जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास, एक देश के आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। एक देश के आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जैसे आयात और निर्यात करना, जब किसी देश से अपन वस्तु लेके आते हैं उसको वस्तु दे देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? व्यापार संतुलन हो जाता है। यानी हमारे देश में जिस वस्तु की डिमांड है अपन किसी दूसरे देश से खरीद के ले आए, और दूसरे देश को अगर किसी चीज़ की डिमांड है हमने उसको दे दिया है, तो क्या हो जाता है? जैसे कहते हैं ना, पड़ोसी की उधारे पाए का सिर होता है, तो इसी प्रकार से क्या है यहाँ पे व्यापार संतुलन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए? किस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि उच्च आर्थिक विकास दर में तानाशाही सरकारों ने बेहतर परिणाम प्राप्त किए। उच्च आर्थिक विकास दर में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च आर्थिक विकास दर में तानाशाही सरकारों ने बेहतर परिणाम प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप बताएंगे 8 नंबर का ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कौन सी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ, कौन सा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहा है? कौन सा ऐसा कानून है जो भ्रष्टाचार पर क्या है? अंकुश लगाने का कार्य कर रहा है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार है ना, वो भ्रष्टाचार पे क्या है? रोक लगाने का काम कर रहा है। सूचना का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए। तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के आपको नाम लिखने हैं। तो यहां पे आ जाएगा, पहला तो हो जाएगा परिवहन और दूसरा हो जाएगा संचार। जैसे पहले दूसरे मॉडल पेपर में हमने परिवहन और संचार में अंतर पढ़ा था, तो यहाँ पे परिवहन और ये हो जाएगा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, अंतिम वस्तु कौन सी होती है? पहले मॉडल पेपर में, दूसरे मॉडल पेपर में आपने पढ़ लिया था अंतिम वस्तु और प्रारंभिक वस्तु कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग अंतिम प्रयोग अथवा पूंजी निर्माण में होता है, उन्हें फिर बेचा नहीं जाता। इसका उसको बाद में अपन बेच नहीं सकते, वे होती हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग अंतिम उपयोग अथवा पूंजी निर्माण में होता है, उन्हें फिर बेचा नहीं जाता, उसको अपन बाद में बेच नहीं सकते। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय समझाइए या सुझाइए। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। को आपको उपाय बताना है। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, यानी छोटे लघु और जो कुटीर उद्योग है उसका विकास करेंगे तो हमारे पास में रोजगार के साधन और आएंगे
और इससे क्या है, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार के साधन आ जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा, बैखंड खंड बै शुरू हो जाएगा कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो आपको परिवर्तन बताने हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो 1789 में ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न परिवर्तन हुए थे, और निम्न परिवर्तन अपन चलेंगे ऊपर की तरफ। पहला परिवर्तन 1789 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में हस्तांतरित हो गई, यानी उसको सौंप दी गई या उसके हाथों में आ गई। क्रांति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा एवं वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे। अब लोगों के हाथ में राष्ट्र का गठन होगा, यानी अब लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और वो ही उसका भाग्य निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, 5 नंबर क्वेश्चन है। 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर मांग के होते हुए भी उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे, क्यों? रीजन बताना है। अलग अलग के नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, 1 + आधा + आधा, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर मांग के होते हुए भी उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे। इसका क्या कारण था, क्या रीजन था? 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर मांग के होते हुए निम्न कारणों से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे। पहला कारण था शहरी दस्तकार व व्यापारिक गिल्ड्स बहुत अधिक ताकतवर थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादनों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा यानी होड़ होती है एक तरीके से, तथा मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में आने वाले नए लोगों को रोकते थे, और शासकों से भी विभिन्न गिल्ड्स को विशेष उत्पादकों के उत्पादन व व्यापार को एकाधिकार प्रदान कर रखा था। ये इसके कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 6 नंबर क्वेश्चन, संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में अंतर स्पष्ट करो। एक तो संकटग्रस्त जाति होती है, एक होती है लुप्त जाति, उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपके सामने दोनों ही जाति आ गई हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, वो संकटग्रस्त होती है, यानी वो गायब होने का खतरा है। और वे जातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई, जैसे डायनासोर्स, कभी आपने नाम ही सुना होगा, ये क्या है, लुप्त जातियां हैं। संकटग्रस्त जाति है, इन जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है, तथा विशेष प्रयासों से इसमें वृद्धि भी संभव है। बचाया भी जा सकता है और इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। इन जातियों को अब पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं है, डायनासोर अपन नहीं बना सकते। संकटग्रस्त जातियां जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मगरमच्छ दिनों दिन क्या है, गायब हो रहे हैं। काला हिरण देखने को ही नहीं मिल रहा। भारतीय जंगली गधा कभी देखा ही नहीं। गेंडा है, शेर की पूंछ वाला बंदर कभी, और संगाई है, मणिपुरी हिरण है आदि, ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं। इसको बचाएं तो बचा सकते हैं। और इधर देखें अपन एशियाई चीता जो कि लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख, और आगे आप लिखना चाहें तो डायनासोर्स, वो भी क्या है, लुप्त हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 7 नंबर क्वेश्चन, पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल की दुर्लभता क्यों पाई जाती है। भी हमारे पास में संसाधन बहुत है, लेकिन फिर भी वहां पे पानी की कमी क्यों है, ये आपको बताना है। पर्याप्त जल संसाधनों के होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल की दुर्लभता पाई जाती है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। खराब गुणवत्ता के कारण पहला है आपके पास में
कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जल में मिल जाना, यानी वहाँ पे क्या है, या तो जल खारा है या वहाँ पे क्या है कोई मिक्स हो रहा है जल, जैसे बाहर से गलियों का पानी है और कोई पानी है वो इसमें मिल रहा है, वो उसको खराब कर रहा है। रसायनों, कीटनाशकों एवं उर्वरकों का जल में मिल जाना, इस प्रकार उत्सर्जित जल को मानव उपयोग के लायक बनाने हेतु जल के पुनः शोधन का कोई उपाय नहीं किया जा सकता, यानी उसको बाद में शुद्ध करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए वहाँ पे क्या है, जल में जल आपूर्ति में कमी आ जाती है। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन पढ़ना चाहता है तो आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मैं बीच में ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और आप अच्छे से इसको बीच में पॉज करके रोक कर वीडियो अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं अगर एक बार पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर बताइए। रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है? लगभग विद्यार्थी जानते हैं, फिर भी अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रबी की फसल क्या होती है? रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ साथ ही जून जुलाई के महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 2 नंबर क्वेश्चन, रबी में आ जाता है कि इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून माह के मध्य काट लिया जाता है। अब जैसे फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं, इस टाइम जो फसल बोई गई है वो क्या है, रबी की फसल है। और जो अपन जैसे हमारे स्कूल लगते हैं उस टाइम अपन जो फसल बोते हैं ना, वो होती है खरीफ की फसल। इन फसलों को शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व ही सितंबर अक्टूबर के माह में काट लिया जाता है। रबी की फसल के मैं एग्जाम्पल दूं तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि प्रमुख रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसल जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, दालें आदि प्रमुख फसलें ये हो जाएगी। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। भी एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एक राज्य राजमार्ग होता है, उस दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, चलो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वे राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, दूर स्थित भागों को क्या है, जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में विभिन्न दूर स्थित भागों को जोड़ते हैं। और राज्य राजमार्ग है, ये राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जैसे हमारा राजस्थान राज्य है, इसके अंदर ये राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास फिलहाल अगर अपन पढ़ें तो 33 जिले हैं राजस्थान राज्य में, और इसको क्या है, राजधानी से जोड़ते हैं। राजधानी क्या है हमारी, जयपुर है। तो इन सभी जिला मुख्यालयों को क्या है, राजधानी से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन सड़कों के निर्माण व रख रखाव का दायित्व केंद्र लोक निर्माण विभाग का होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। केंद्र, एक तो राज्य की सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र की सरकार होती है जो पूरे देश को संभालती है, और राज्य की सरकार ओनली फॉर राज्य को ही संभालती है। राज्य राजमार्ग है, इन सड़कों के निर्माण व रख रखाव का दायित्व संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। इस पे क्या है, केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे ओनली फॉर किसका अधिकार होता है, इसका जो रख रखाव है वो कौन करता है, केंद्र करता है। ये राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ये राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है, राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। और राज्य राजमार्ग है, ये राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, पढ़ते हैं। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, श्रीलंकाई सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सिंहली उत्सव स्थापित करने के लिए कई प्रकार के उपाय बनाए। सन 1956 ईस्वी में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को
दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तीसरा है इसके बाद में नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यह तमिल हिंदुओं के लिए अपमानजनक कदम था। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में 11 नंबर क्वेश्चंस। भारत में सामाजिक विभागों के राजनीतिक परिणाम पर प्रकाश डालिए। भारत में सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणाम पर क्या है, आपको प्रकाश डालना है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक विभेद इतना अधिक प्रभावित कर देते हैं कि वहाँ सामाजिक विभेदों पर ही राजनीति हावी हो जाती है। भारतीय समाज जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर विभाजन है। इसके परिणाम स्वरूप राजनेता विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। भावनाओं से ऊपर आएगा आगे, भावनाओं से खिलवाड़ कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे पूरे देश को हानि पहुंचती है, जैसा कि आप देखते भी हैं। अलग अलग जो राजनेता हैं वो अलग अलग लोगों पे राजनीति करते हैं। कोई किसी समाज के लोगों को इकट्ठा करता है, कोई किसी समाज के लोगों को इकट्ठा करता है। वामसेफ क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। वामसेफ क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये है। वामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, और इसका ब्रैकेट में नाम दे रखा है BAMCEF, ये हो जाएगा। मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। इसका नाम थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा लिख के याद कर लेना, ऐसे याद नहीं होगा। वामसेफ के मुख्य उद्देश्य, यह संगठन जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं संपूर्ण समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। बहुत बढ़िया है, ये तो सारे समाज को, सभी समाजों को एक दृष्टि से देखने वाला है। 13वां है, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको इसका एग्जाम्पल भी बताना है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ समानता, निर्धनता एवं निरक्षरता में कमी भी हो, अर्थात लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो एवं उसका जीवन स्तर ऊंचा हो। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सत्य है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर एवं समाज में उसके आदर व सम्मान में वृद्धि होती है। सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण के कारण अधिकाधिक महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां अथवा व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल अच्छी आमदनी से ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्प अथवा पिछड़ी बेरोजगारी क्या है? यह किन क्षेत्रों में विद्यमान है? अल्प और पिछड़ी बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या सिस्टम है ये, और यह किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है। किसी कार्यस्थल पर यदि आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हों तथा जिसके जानने से उत्पादन पर कोई असर न पड़े, ऐसी स्थिति को अल्प
बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में जहां परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में उसका श्रम प्रयास विभाजित होता है तथा किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। यह स्थिति अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है। इसे छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यह बेरोजगारी सेवा क्षेत्र में भी पाई जाती है। यहाँ हजारों अनियमित श्रमिक पाए जाते हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं। वे श्रम साध्य कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, किंतु अपनी क्षमता से कम आय प्राप्त कर पाते हैं। मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन पैसे कम मिलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी समिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी समिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। तो आपको बताना है कि सहकारी समिति क्या है। तो देखिएगा, वे लोग जो कुछ सामान्य उद्देश्यों पर एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं, एक समिति का गठन कर लेते हैं, जिसे सहकारी समिति कहते हैं। सहकारी यानी सभी की, यानी वे लोग जो कुछ सामान्य उद्देश्यों पर एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं, एक समिति का गठन कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सहकारी समिति कहते हैं। यह लोगों का एक ऐच्छिक संगठन होता है जिसके अंतर्गत वे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। आगे इसने सुझाव भी दिया है, बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना। दूसरा है, सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। कृषकों पर किसी भी प्रकार की कोई अनुचित शर्त न लगाना ताकि सहकारी समिति के अधिकाधिक सदस्य बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? ये उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? तो आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 16 नंबर का, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न ऐच्छिक संगठनों के निर्माण को प्रेरित किया। उन्हें उपभोक्ता अदालत अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। ये उपभोक्ताओं को जानकारी देते हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। सामान्यतः ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे जनता में उपभोक्ता के अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी या कार्य भी करते हैं। इसके बाद में आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर सी, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? नारी रूपकों की यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? इसके बाद में आपको बताना है नारी रूपकों की यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी। तो चलिएगा, सेक्शन सी आपका खंड सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। मारियान कौन था? तो मारियान फ्रांस राष्ट्र का नारी का प्रतीक रूपक था। मारियान फ्रांस जो राष्ट्र है का नारी का प्रतीक रूपक था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय एवं गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। फ्रांस में इन्हें लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था, जिससे जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह की स्वतंत्रता एवं गणतंत्र
गणतंत्र के थे लाल टोपी, तिरंगा व कलगी। क्या क्या प्रतीक थे इसके? लाल टोपी, एक तिरंगा व कलगी। फ्रांस में मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे तथा लोगों पर विश्वास बना रहे। इसके अतिरिक्त मारियान की छवि डाक टिकटों या सिक्कों पर अंकित की गई। आगे है जर्मेनिया। जर्मेनिया है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की नारी प्रतीक रूपक था। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती थी, अंकित है। अच्छा, ये क्या लिख दिया इसने कि जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती थी, अंकित है। इस प्रकार नारी रूप में जर्मेनिया की तस्वीर स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। मारियोन एवं जर्मेनिया को इस प्रकार चित्रित किया गया था कि वे राष्ट्र राज्य के विचार को प्रदर्शित करती थी। वे इस तरह अपने देश का प्रतिनिधित्व करते थे मानो वह एक व्यक्ति हो। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास में 18 नंबर क्वेश्चन है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो संसाधनों का आपको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। तो विकास के स्तर या स्थिति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है आपके पास में संभावित संसाधन। किसी प्रदेश विशेष में समस्त विद्यमान संसाधन जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया संभावित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर राजस्थान और गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरा आ जाता है विकसित संसाधन। वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है वह उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्माण किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी एवं उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है आदि। तीसरा आ जाता है भंडारण या भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में सम्मिलित किए जाते हैं। भंडार में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा। चौथा आ जाता है आपके पास में संचित कोष। भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन जिनका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया, वंचित कोष कहलाता है। नहीं, संचित कोष कहलाता है। सॉरी, संचित कोष है, वंचित कोष नहीं है, संचित कोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है आपके पास में, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और इसे और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। विभिन्न तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका ब्यौरा आपको देना है, सबके साथ एक एक उदाहरण भी आपको देना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से होगा, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्नलिखित है। धार्मिक पूर्वाग्रह सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित है। ये चीज़ें इतनी सामान्य है कि सामान्यतः हमारा ध्यान इन ओर नहीं जाता, जबकि ये
हमारे अंदर ही बैठी हुई है, ठीक है। और बहुसंख्यावाद सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। अब 3 नंबर आ जाता है आपके पास में, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील एवं अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीके का उपयोग किया जाना एवं सामान्य बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं अथवा हितों की बात उठाने जैसे तरीके सामान्यतः अपनाए जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है सांप्रदायिक दंगे। कभी कभी सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक हिंसा, दंगा नरसंहार के रूप में सबसे बुरा रूप अपना लेती है। उदाहरण के लिए देश विभाजन के समय भारत व पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण है विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, औद्योगिकी, पूंजी एवं श्रम का इसके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिए जाते हैं, जिससे पूंजी एवं श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है, आयात निर्यात में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन व उत्पादकता का स्तर बढ़ता है। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो निम्नलिखित प्रभाव ये पड़ता है। पहला है वैश्वीकरण में भारतीय उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं में अनेक विकल्प मिलते हैं तथा भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता को विश्व स्तर की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है, जिससे देश के उत्पादन में रोजगार में वृद्धि हुई है। उत्पादकों एवं श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादकों एवं श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में खंड द और क्वेश्चन नंबर 21। सन 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला क्यों लिया? कोई 4 कारण दीजिए, या फिर आगे दे रखा है आपको अथवा में इसमें से कोई एक करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका का विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। महात्मा गांधी जी ने सन 1914 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का फैसला किया। सहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। पहला तो है प्रथम विश्व युद्ध द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि 1914 के और 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इन खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि की गई। युद्ध के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुल्क शुरू कर दिया गया।
इस कारणों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती करने का कारण बहुत अधिक रोष व्याप्त था। सन 1918 से 1919 एवं 1920 से 21 में देश के अधिकांश भागों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव उत्पन्न हो गया। दुर्लभ एवं फ्लू की महामारी के कारण अनेक लोग मारे गए थे। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि विश्व युद्ध की समाप्ति से उसकी मुसीबत कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके विपरीत ही सब कुछ हुआ था। आगे है गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से वापसी एवं सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में अहिंसा एवं सत्याग्रह का नया तरीका अपनाकर वहां की उपनिवेश सरकार से सफलतापूर्वक टक्कर ली। भारत में भी उन्होंने अनेक स्थानों पर, जैसे चंपारण है, जैसे चंपारण की संधि भी है, चंपारण है जो कि बिहार में है, खेड़ा जो कि गुजरात में है, खेड़ा गुजरात एवं अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, आदि में सफलतापूर्वक सत्याग्रह का आयोजन किया। इन सत्याग्रहों ने असहयोग आंदोलन को आधार प्रदान किया। फिर है रोलेट एक्ट। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट कानून को पारित कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत पुलिस के अधिकारों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस कानून के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। जलियांवाला बाग की घटना देखिएगा। जलियांवाला बाग की घटना ने भारत को ब्रिटिश शासन का एक और अधिक विरोधी बना दिया। पहले से ही रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे। जलियांवाला बाग में लोग वैसाखी मेले के साथ साथ इस एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर निहत्थी भीड़ को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड में अनेक लोग मारे गए व अनेक घायल हुए। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर पूरे देश की जनता में फैली, लोग अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सड़कों पे उतर पड़े या उतर गए थे। ये इसके कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन। भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में है भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट कीजिए। इसमें से किसी एक को करना है तो चलेगा। इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। भारत एक संघीय देश है। इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत है। सत्ता का विभाजन। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्यों के मध्य इसमें आ जाएगा राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकार है या क्या है, बीच में क्रेज हो गया है, विद्यमान है या विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। ये सूचियां निम्नलिखित है, इस प्रकार से हैं। ठीक। पहला है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची होती है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं
जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया। संघ सरकार जैसे हम केंद्र सरकार के नाम से जाने जाते हैं, संघ सरकार जैसे हम केंद्र सरकार के नाम से जाने जाते हैं। पहला है राज्य सरकारें, दूसरा है स्थानीय सरकारें। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमारे देश में तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। इसके बाद में है सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार नहीं है। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकांश बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सभी राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं मिलते। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। आगे है सरकार के दोनों स्तरों की सहमति। संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार, आगे आ जाता है, अकेले नहीं बदल सकती और यह भारत के लिए भी सही है। अकेली संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। आगे है आय के विभिन्न साधन। सरकार के संचालन एवं उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के कर लगाने एवं संसाधन जमा करने का अधिकार प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मानचित्र को पूरा करना है। केंगा है, नवेली है, ट्रोम्बे है, अब मुंबई है और इसके अथवा में आपको दे रखा है केंद्रमुख है, दुर्ग है, बेलारी है और बेलाडिला है। तो आप इस प्रकार से भारत के नक्शे में ये आप 4 प्रदर्शित कर सकते हैं। बम्बई है, ट्रोम्बे है, केंगा है और नवेली है, जो कि आपके दक्षिण में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये भर सकते हैं और इस प्रकार से ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। बताइए क्लास कैसी लगी। कई नाम इसमें हार्ड हैं, वो आप अच्छे से देख लेंगे, लिख के ही याद करेंगे, वैसे याद नहीं होंगे। और कोई विद्यार्थी अगर बीच में वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहता है अपने हिसाब से तो पढ़ सकता है। ये एक तरीके की कंटिन्यूटी है, एक तरीका का आपका रिविजन है। मैं नहीं कहता कि मेरे को पूरा एसएस आता है, भैया मैं पहली बार एसएसटी पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें कई नाम मैं सीधे ही ले लूँ। तो इस पर ज़्यादा मुख्य फोकस नहीं करना है कि सर क्या पढ़ रहे हैं। बीच में कई नाम ऐसे आ जाते हैं जो हार्ड है, जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं तो ओनली फॉर मैथ में ही करवा सकता हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एसएसटी की भी करवा दीजिएगा, बोल के बता दीजिएगा, ताकि हमारा एक तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अपन क्या है इस तरीके से पूरी डेज वर्क कर लेंगे और संजीव की भी कर लेंगे। और आपकी साइंस की संजीव की पूरी हो चुकी है और मैथ की संजीव की पूरी हो चुकी है। मैथ की एक्सीलेंट शुरू हो गई है 7:15 पे और आपकी साइंस की भी एक्सीलेंट की शुरू हो गई है, तो वो भी क्लास आप देख लें। यानी एक पढ़ने का, एक रिवीजन करने का सोर्स है। आपने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब आपको अगर रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा देखना है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है, तो यहाँ से आप डेस्क वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरी डेस्क वर्क इस प्रकार से करेंगे। बताइए क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।